हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इन तीनों को हम पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन से कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटालिक कंडक्टर यानी मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम वायर्स। ये जो मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं इनको हम आयोनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इनमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ आयंस। तो ये क्या होते हैं, किसी कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन में वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड। जैसे हम बात करें सिंपलेस्ट एग्जांपल NaCl की, है ना। तो जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयोनिक कंडक्टर्स। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली व्हाइल द वीक इलेक्ट्रोलाइट डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो जितना हम सोल्यूट लेंगे, जैसे हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया तो मान लीजिए हमने 1 मोल NaCl लिया। ओके, 1 मोल NaCl लिया हमने। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, मान लीजिए 1 लीटर में बना रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर हमने सॉल्यूशन बनाया, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे कंप्लीटली डिसोसिएशन के बाद में NaCl के सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो कितने मिलेंगे? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, यानी कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। जितना हमने सॉल्ट लिया था वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया उसके आयंस में। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है जैसे एसिटिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। मान लीजिए इसका भी हमने 1 मोल लिया, एसिटिक एसिड का 1 मोल लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है, हमें एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। ओके, बट जैसा NaCl के केस में होता है कि NaCl कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया था, तो 1 मोल NaCl से हमें 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिल गया था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमने 1 मोल एसिटेट आयन लिया है बट हमें 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है बट हमें 1 मोल एसिटेट आयन और 1 मोल हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन वापस से एसिटिक एसिड भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट है अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G, ठीक है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन से कैसे अफेक्ट होती है? कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और डाइल्यूशन। तो इसको ऐसा बोलेंगे हम कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है कंडक्टेंस कम होती जाती है ना। और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं हम सॉल्यूशन का, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ती जाती है। ओके, अब ऐसा होता क्यों है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी और रीज़न से होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी और रीज़न से होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने देखा डिसोसिएटेड कम्प्लीटली एट ऑल द कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयोनाइज कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी 1 मोल NaCl का एग्जाम्पल लिया तो हमें 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिल गए। ठीक है, बट क्या होता है जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, तो आयंस बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं। तो इसकी वजह से इंटर आयोनिक इंटरैक्शन होता है। इंटर आयोनिक इंटरैक्शन का मतलब होता है कि सोडियम आयन को रिपेल करेगा, क्लोराइड आयन को रिपेल करेगा। ठीक है, देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं।
ये लिया हमने, दो पार्ट बना देते हैं। ओके, ये है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास में 1 मोल NaCl है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयन जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्लोराइड आयन इस तरह से पास पास है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटर आयनिक इंटरैक्शन होगा, ये एक दूसरे को सेम आयंस जो होंगे, जैसे सोडियम आयन को रिपेल करेगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन से अट्रैक्ट होगा, तो इसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। अब यही अगर हम इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दें, ठीक है। अब हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड अभी भी हमारे पास में 1 मोल ही है, ठीक है। सॉल्यूशन हमने कर दिया 2 लीटर। ओके, तो अब क्या होगा, सोडियम आयन कंपैरेटिवली दूर दूर हो जाएंगे, क्लोराइड आयन भी क्लोराइड आयन से, मतलब आयंस आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो इंटर आयनिक इंटरैक्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, तो आयन सब आसानी से मूव कर पाएंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ में, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी। ओके, ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीज़न। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डजंट डिसोसिएट कम्प्लीटली, अभी हमने देखा है ना। बट जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उनका डिसोसिएशन भी बढ़ता है। ओके, ये पढ़ते हैं आप आयनिक इक्विलिब्रियम में कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि जैसे जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया डिसोसिएशन बढ़ा, आयंस ज़्यादा मिल गए। सेकेंड, इंटर आयनिक इंटरैक्शन भी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ वैसे भी कम ही होता है, बट क्योंकि वॉल्यूम और बढ़ा दिया और भी कम हो जाएगा। सो ओवरऑल कंडक्टेंस इंक्रीजेज। दोनों के लिए रीज़न अलग अलग है, या इंटर आयनिक इंटरैक्शन कम होना इज द मेजर रीज़न, एंड हियर इज द मेजर रीज़न डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। सो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ में कम होती है, बट डाइल्यूशन या वॉल्यूम बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि 1 ml ले लिया, तो 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी कहलाती है। या 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम हो गया, है ना, तो 1 लीटर की जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। ओके, तो कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं नंबर ऑफ आयंस जो है वो यूनिट वॉल्यूम में कम होते जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ में डिक्रीज होती है, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने अभी एग्जांपल लिया NaCl का, वही हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में है 1 मोल NaCl का 1 लीटर। ओके, तो आपके पास में सोडियम आयन कितने हैं, 1 मोल, और क्लोराइड आयन भी कितने हैं, 1 मोल। अब मैंने इसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, ठीक है। सॉल्वेंट ऐड किया ना, सॉल्यूट तो नहीं चेंज हुआ, तो सॉल्यूट हमारे पास में अभी भी कितना है, सॉल्यूट अभी भी हमारे पास में 1 मोल है। ओके, तो सॉल्यूट अभी भी हमारे पास में 1 मोल है, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, अब 2 लीटर हो गया। ओके, तो अब देखिए हमारे पास में अभी भी कितना है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। बट यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, ये 1 मोल ऑफ सोडियम आयन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कितने में, 2 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना रह गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में तो सिर्फ 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम आयन एंड 0.5 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन रह गया ना, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गया, इस वजह से क्या हुआ, कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो गई। ओके, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं कंडक्टिविटी कम होती जाती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट अब है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का अगर 1 मोल हो तो वो कितनी कंडक्टेंस देगा, वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको हम पहले एक टेबल से देखते हैं। यहाँ हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे दी हुई है, ठीक है। देखिए
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, 0.1, 0.05, 0.01, 0.001, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इधर भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एसिटिक एसिड की भी इंक्रीज हो रही है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ओके, अब यहाँ HCl और NaCl जो है वो तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें टेबल से साफ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई होती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होती है ना। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी डाइल्यूशन हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब अगर हम इंक्रीज कंपेयर करें, जैसे HCl का कंपेयर करें, 391.32 से 399.09 हो गया अगर हमने कंसंट्रेशन 0.1 से 0.05 कर दी। ठीक है, ये अगर हम एसिटिक एसिड के लिए कंपेयर करें 5.2 से 7.4 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आप देखें तो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज बहुत कम हुआ है, जबकि यहाँ पे लगभग 1.5 गुना है वो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पे बढ़ती तो है बट नॉट अप टू मोर एक्सटेंट। ठीक है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ में मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये है ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है इसको हम ग्राफ से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कंसंट्रेशन इधर इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है। KCl का ग्राफ है ये, HCl का ग्राफ है। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो और वी कैन से इट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो का मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं कि कंसंट्रेशन ज़ीरो हो, मतलब आपने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है सॉल्वेंट में बट स्टिल कंसंट्रेशन इज ज़ीरो। तो इसका मतलब होता है कि हमने वॉल्यूम इतना ज़्यादा ऐड कर दिया है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गई सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा देना, वो कहलाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इसको हम ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई ज़ीरो। ठीक है, तो इस पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, ग्राफ को आपने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाए बट वैल्यू नहीं निकाल पाए तो आपने ग्राफ से निकाल ली, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया इधर, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी की वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से निकाल पाते हैं, वीक के लिए नहीं निकाल पाते। क्यों, क्योंकि ये जब ये कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन जैसे ज़ीरो की तरफ ये बढ़ा तो ग्राफ वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि उस टाइम पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है जब कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए। ओके, तो वीक के लिए तो हम ग्राफ से नहीं निकाल पाते, स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ से निकाल पाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रीजनिंग का। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ में जो वेरिएशन हमने अभी देखे थे ना टेबल में वो क्यों है, या ग्राफ में जो देखे वो क्यों है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये देखिए अभी हमने देखा था HCl और NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा ही बढ़ेगा बट बढ़ेगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड रहते हैं सॉल्यूशन में, यह भी हमने देखा था, इसलिए उनकी मोलर कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। ओके,
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आयंस इज़ वेरी हाई। अभी हमने देखा था आयंस बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो इंटर आयनिक इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो हायर कंसनट्रेशंस में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे कंसनट्रेशन कम होती जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज इंटर आयनिक इंटरैक्शंस कम होते जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज इंटर आयनिक इंटरैक्शंस कम होते जाते हैं। ओके, अब ये जो डिबाई-हैकेल-ऑन्सेगर इक्वेशन, ये बताती है द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए, दैट इज कांस्टेंट, अंडर रूट सी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये जो इक्वेशन है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन से ये वाला ग्राफ बना है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करती है। y एक्सिस पे है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, ये y एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी लिया है, x एक्सिस पे हमने लिया है अंडर रूट सी। ठीक है, देखिए ग्राफ में, अब यहाँ पे देखिए y, ये हो गया एम एक्स, एम बताता है स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, देखिए नेगेटिव स्लोप है। सी इंटरसेप्ट बताता है, तो ये इंटरसेप्ट हमें सी की वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट है पूरा यहाँ से 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ये हमें बताएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो ए जो है, जो कांस्टेंट है, ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है अपॉन द विस्कोसिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्वेंट कितना पोलर है, तो उस पर डिपेंड करती है ए की वैल्यू। साथ ही इस पर भी डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कैटायन एनायन पे चार्ज क्या है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ए की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ में कम होती जाती है ना। ये देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, पर वीक और स्ट्रॉन्ग के ग्राफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। वीक के लिए क्या हो रहा है, जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ये देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है मोलर कंडक्टिविटी की में जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा या डाइल्यूशन होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो हमें ज़्यादा आयंस मिले तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, when concentration approaches zero the degree of ionization is unit, that means the complete dissociation। स्ट्रॉन्ग के केस में हर कंसंट्रेशन पे कंप्लीट डिसोसिएशन रहता है, बट वीक के केस में क्या होता है, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाए तब जाके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से ग्राफ में हम यहाँ पे सडन इंक्रीज देखते हैं जब कंसंट्रेशन की वैल्यू सी को अप्रोच करती है। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।